गरीब देवरानी अमीर जेठानी की दिवाली। अरे जरा जोर जोर से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या? जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है और हाथ हैं कि तेरे हिलते ही नहीं। जैसी माँ वैसी बेटी, इसके हाथों में भी जान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई रुई से सर दबा रहा है। चाची 1 घंटे से सिर दबा ली हूँ, हाथ दल डोला है। देखा माँ जी, इसकी जुबान अभी 2 फुट की भी नहीं है और जुबान देखो 10 फुट की है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। भाभी, प्रीति अभी छोटी है, उसे माफ कर दीजिए। प्रीति, चाची को सॉरी बोलो, बड़ों से क्या ऐसे बात करते हैं? सॉरी चाची। शोभा एक गरीब परिवार से होती है, जिसके चलते वो अपनी शादी में दहेज नहीं ला पाती है। दहेज ना लाने के कारण शोभा की सास अनामिका और जेठानी ज्योति हमेशा उस पर अत्याचार करते हैं। समय गुजरता है और शोभा की बेटी हो जाती है, जिसके चलते अब वो माँ बेटी दोनों पर अत्याचार करते। शोभा का पति राज अक्सर काम के सिलसिले में देश से बाहर रहा करता था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माँ जी, कब तक हम इसे और इसकी बेटी को फ्री में पालेंगे? मैं तो कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके इसे और इसकी बेटी को घर से रवाना कर दो। हाँ बहू, बस एक इससे और इसकी बेटी से घर की सफाई करवा लूं, फिर धक्के मार कर दोनों को घर से निकाल दूंगी। अरे वाह माँ जी, मानना पड़ेगा आपको। ज्योति और अनामिका शोभा और उसकी बेटी से दिन रात काम करवाते और छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें मारा करते, लेकिन शोभा ये सब बस अपनी बच्ची के लिए सहती और किसी से कुछ ना कहती। ऐसे ही समय गुजरता है। माँ, इस बार दिवाली पर मुझे नए कपड़े दिलाओगी ना? हाँ मेरी बच्ची, इस बार मैं जरूर तुझे तेरे मनपसंद के कपड़े दिलाऊंगी। लेकिन कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और ये जो पैसे भेजते हैं उसे माँ जी और भाभी अपने पास रख लेती हैं। अब मैं क्या करूं? शोभा इतना सोचती है और अपनी जेठानी ज्योति के पास जाती है। मेरा बेटा तो इन नए कपड़ों में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा है। बबलू बेटा, आपको आपके दिवाली के कपड़े पसंद आए ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं। भाभी, तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी, दिवाली आ रही है। मैंने प्रीति से वादा किया था कि इस साल मैं उसे जरूर नए कपड़े दिलाऊंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मेरे लिए ना सही, लेकिन मेरी बच्ची के लिए दिवाली के नए कपड़े ले आइए। इससे उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाएगी। मैंने यहाँ कोई बैंक खोल रखा है क्या, जो जब चाहे पैसे निकाल ले? तेरी बेटी के कपड़ों के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? चल अब जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। तेरी बकवास सुनकर मेरा सिर दर्द होने लगा है। लेकिन भाभी, कहा ना एक बार, समझ नहीं आता है, जा यहाँ से। जिसके बाद शोभा निराश होकर कमरे से बाहर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। शोभा और शोभा की बेटी घर की दिवाली की सफाई कर रहे होते हैं। वहीं अनामिका और ज्योति आराम से बैठे होते हैं। दोनों माँ बेटी सफाई कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति के हाथ से कांच का पॉट गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर ज्योति और अनामिका चिल्लाते हुए कहते हैं, ये देखो, कर दिया नुकसान। जानती भी है कि कितना महंगा था। एक तो शादी में एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई, ऊपर से बेटी को जन्म दिया, और अब ये नुकसान। तुम दोनों इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना एक दिन तुम दोनों माँ बेटी इस पूरे घर को खा जाओगी और डकार भी नहीं लोगी। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए, हमसे आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हमें घर से मत निकालिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, हमें इससे क्या। बस अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकती। इतना कहकर ज्योति और अनामिका शोभा और उसकी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। शोभा और प्रीति कई घंटे तक घर के बाहर बैठकर रोते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। जिसके बाद शोभा अपनी बेटी प्रीति को लेकर सड़क पर इधर से उधर भटकने लगती है। कई घंटे भटकने के बाद शोभा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माला तो ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पापा है ना, जब पापा वापस आएंगे तो देखना, वो हम दोनों को यहाँ से ले जाएंगे। जब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। शोभा कई जगहों पर जाकर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शोभा को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। आखिर में जब शोभा निराश होकर अपने घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दिखते हैं, जिसे देखकर शोभा के मन में ख्याल आता है
और वो उन लोगों से थोड़ी मिट्टी लेकर घर आ जाती है। माँ, ये क्या है? बेटा, ये बर्तन बनाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी से हम लोग भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाएंगे और उसी के साथ दिए भी बनाएंगे। दिवाली आ रही है ना, हम यही बनाकर बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से अपना गुजारा करेंगे। माँ, फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं भी आपके साथ बनाऊंगी। जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर मिट्टी के दिए और भगवान श्री गणेश लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाते हैं और उन्हें अपने घर के बाहर ही बेचते हैं। ये भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बहुत सुंदर है और ये दिए भी काफी अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, ये सब पैक कर दो। ये लीजिए, आपके 490 रुपए हुए। दिन भर की होने वाली कमाई से गरीबी में माँ बेटी अपना गुजारा करते हैं। वहीं अनामिका और ज्योति बड़े ऐशो आराम से अपने घर में रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। चलो अच्छा हुआ, इस बार मैं दिवाली से पहले ही घर आ गया। बस कुछ देर और, फिर मैं शोभा और प्रीति से मिलूंगा और उन्हें ये सारे तोहफे दूंगा। राज विदेश से वापस लौट चुका होता है और अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में राज को उसकी बेटी प्रीति दिख जाती है, जिसे देखकर राज जल्दी से प्रीति के पास जाता है। प्रीति बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शोभा कहाँ है? माँ, देख तो पापा आ गए। शोभा, ये सब क्या है? तुम और प्रीति यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? राज के पूछने पर शोभा रोते हुए अपने और अपनी बेटी के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में राज को बता देती है, जिसे सुनकर राज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर जाता है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और बेटी के साथ ऐसा करने की? उस 2 टके की औरत के लिए मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे उसकी हैसियत ही क्या थी, वो तो इस घर की नौकरानी से भी गई गुजरी थी। जैसे नौकर को घर से निकाल दिया जाता है, वैसे हमने उसे घर से निकाल दिया। और भूलो मत, ये प्रॉपर्टी माँ जी के नाम पर है और माँ जी भी उसे इस घर में कभी नहीं रखेंगी। ठीक है, आपको और माँ को यह प्रॉपर्टी और घर मुबारक हो। मेरी पत्नी और बेटी ही अगर इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं भी यहाँ से चला ही जाता हूँ। राज भी घर छोड़ देता है और दूसरा घर लेकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और दिवाली वो एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। शोभा अपना मिट्टी के दिए और भगवानों की मूर्ति बनाने का काम जारी रखती है, जिससे घर का गुजारा और अच्छे से चल जाता है और ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और अनामिका अपने पैसों को फिजूल खर्चों में उड़ाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे कंगाल होने लग जाते हैं और उनकी फिजूल खर्ची उन्हें जल्द ही रोड पर ले आती है। लगता है हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। हमने जो शोभा और उसकी बेटी के साथ किया वो गलत था। भगवान हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज्योति और अनामिका दोनों ही अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं कि तभी अचानक ज्योति को शोभा की दिए की दुकान दिखती है, जिसे देख ज्योति और अनामिका भागते हुए शोभा के पास जाते हैं। माँ जी, भाभी, आप यहाँ? शोभा, हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा आज हमें मिल चुकी है। भाभी, माँ जी, आप दोनों को आपकी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। चलिए आप लोग अंदर आइए। शोभा अपनी सास और जेठानी को घर में ले आती है और वो सभी साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे राज और शोभा की वजह से उनका बिजनेस बढ़ता है और अब वो पहले की तरह अपने महल जैसे घर में रहने लगते हैं। ज्योति और अनामिका भी पूरी तरह से सुधर जाते हैं, जिससे पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। कुली वाला, कुली वाला, कुली वाला, लाइए भाई साहब, मैं उठा लेता हूँ सामान। ठीक है, ये लो। लो भाई साहब, आ गए आपकी टैक्सी तक। पूरे 50 रुपए हुए हैं। ये लीजिए। कुली वाला, सामान उठवा लो। कुली वाला। आनंद रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करता था, जिससे वो दिन के 300 से 400 रुपए कमा लेता था और उसी से ही अपना गुजारा चलाता था। आनंद के परिवार में उसकी पत्नी शोभा और उसके 3 छोटे बेटे मोहन, मनीष और अनुज थे। अरे भाग्यवान, क्या बना रही हो आज? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। आएगी क्यों नहीं, करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसी के लिए मिठाई बना रही थी जी। वो मैं कह रही थी कि पिछले साल आपने जो मुझे करवा चौथ पर पीली साड़ी दिलाई थी ना, सभी को वो साड़ी बहुत पसंद आई थी। इस बार भी आप मुझे वैसे ही साड़ी दिलाना। इस बार तो मेरी कमाई ही ढंग से नहीं हो पाई। न जाने इस बार मैं शोभा को करवा चौथ के लिए साड़ी कैसे दिलाऊंगा।
मुश्किल से 1 हफ्ता रह गया है करवा चौथ में। अरे आप किन ख्यालातों में खो गए? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था इस बार तुम्हारे लिए कौन सी रंग की साड़ी लेकर आऊं। अपनी पत्नी को साड़ी दिलाने के लिए आनंद कूली के काम के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर लोगों के जूते पॉलिश भी करता है और दिन रात मेहनत करके वो इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है कि वो अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद सके। आनंद उन पैसों को लेकर दुकान पर जाता है और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है और उसके साथ साथ करवा चौथ का सामान भी, जिसके बाद आनंद सारा सामान लेकर अपने घर आता है। ये देखो शोभा, मैं तुम्हारे लिए इस बार ये लाल रंग की साड़ी लेकर आया हूं। तुम पर यह रंग खूब खिलता है। अरे वाह, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। लगता है इस बार भी सबसे अच्छी साड़ी मेरी ही होगी। शोभा इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक आनंद के दिल में दर्द होने लगता है और वो अपनी छाती पकड़ के बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं? आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। शोभा जब तक पानी लेकर आती है तब तक आनंद इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से आनंद की मौत हो जाती है। करवा चौथ के दिन ही शोभा विधवा हो जाती है। हे करवा माता, करवा चौथ के दिन सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और आज के दिन ही तुमने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? माँ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग क्या सड़क पर आ जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शोभा को अपने पति की मौत का गम तो था, लेकिन अपने बच्चों को देखकर शोभा ये सब भूलकर घरों में काम करना शुरू कर देती है, जिससे मिलने वाले पैसों से शोभा अपना और अपने तीनों बच्चों का खर्च चलाती है। लेकिन इतने कम पैसों में घर का खर्च चलाना शोभा के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। अरे आज तुम तीनों इतनी जल्दी आ गए? अभी तो तुम तीनों की छुट्टी में समय है ना? माँ, 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। टीचर ने कहा है अब जब तुम तीनों की फीस आएगी तभी तुम स्कूल में आ पाओगे। अपने बच्चों की बात सुन और घर के हालातों को देखकर शोभा अपने गांव के सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, आप जानते ही हैं इनके गुजर जाने के बाद में किन हालातों से गुजर रही हूं मैं। घरों में काम करके मुझे मेरे घर का खर्चा और बच्चों की स्कूल फीस भरनी पड़ती है, लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि ये सब मैं आराम से कर सकूं। इसलिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसों के बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारे उस छोटे से घर के अलावा क्या ही है? एक काम करो, तुम इस पेपर पर अंगूठा लगा दो। जब तक तुम मेरे पैसे लौटा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा घर मेरे पास गिरवी रहेगा। सरपंच जी, मेरे पास उस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस साल जो इलेक्शन होंगे मैं उसमें आपको ही वोट दूंगी। शोभा की बात सुनकर सरपंच मान जाता है और उसे पैसे दे देता है। लेकिन सरपंच एक चालाक किस्म का आदमी होता है, जिसके चलते वो धोखे से शोभा के अंगूठे का निशान पेपर पर ले लेता है और उसका घर अपने नाम करवा लेता है। शोभा उन पैसों को अपने घर लेकर आती है और अपने घर के हालातों को ठीक करती है और घर में काम करके धीरे धीरे सरपंच के पैसे चुकाने लगती है। और अब शोभा बूढ़ी और उसके तीनों बेटे जवान हो जाते हैं। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हाँ माँ, वो तो है। अब आप जल्दी से अनुज भैया की शादी करवा दो। अनुज, तूने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रखी है या मैं ही ढूंढूं? माँ, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अनुज की बात सुन शोभा बहुत खुश होती है और अपने ही गांव की रहने वाली रोशनी से अनुज का रिश्ता तय कर देती है। हर माँ की ख्वाहिश की तरह शोभा की भी ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से हो, इसलिए वो फिर से एक बार सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, मेरे बेटे अनुज की शादी है और मैं उसकी शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। मैं आपके पैसे समय से चुका दूंगी। अरे ठीक है, ये लो पैसे, लेकिन समय से चुका देना। शोभा उन पैसों को घर ले आती है और शादी की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच शोभा से बदला लेने की फिराक में बैठा होता है, क्योंकि कुछ साल पहले हुए चुनाव में शोभा ने सरपंच को वोट नहीं दिया था।
समय गुजरता है और रोशनी अनुज की शादी हो जाती है। सारा परिवार सुखी सुखी रहने लगता है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और इन 4 महीने बाद सरपंच शोभा के घर पर आता है। अरे सरपंच जी, इस महीने का ब्याज तो मैंने आपको दे दिया था, फिर आप यहाँ कैसे? मुझे मेरे सारे पैसे कल तक मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। सरपंच के चिल्लाने की आवाज सुनकर शोभा के बेटे और उसकी बहू वहां आ जाते हैं। माँ, ये सरपंच जी किन पैसों की बात कर रहे हैं? आपने क्या इनसे पैसे उधार लिए थे? मैं उन्हीं पैसों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी के लिए मुझसे उधार लिए थे। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो शाम होने तक मुझे ये घर खाली चाहिए। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है, जिसके बाद शोभा कहती है, बेटा, हर माँ की तरह मैं भी अपने बेटे की शादी धूमधाम से करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सरपंच मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा, वरना मैं उससे कभी पैसे नहीं लेती। सभी लोग शोभा को माफ तो कर देते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण उन्हें अपना घर खाली करना पड़ता है और वो सभी रेलवे स्टेशन पर जाकर रहने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन करीब आ रहा होता है। बहू मन में सोचती है, लगता है मुझे अपना पहला करवा चौथ इस रेलवे स्टेशन पर ही मनाना पड़ेगा। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तुम सभी लोगों को इस रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ रहा है। नहीं माँ जी, आप हमसे क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है। शोभा की बहू रोशनी रेलवे स्टेशन पर ही करवा चौथ का व्रत रखती है और चांद निकलने के बाद रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती है, जिसे देखकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन रोशनी सबको नजरअंदाज करती है और अपना व्रत पूरा करती है। माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम रेलवे स्टेशन पर एक चाय की छोटी सी दुकान खोल लें। उससे मिलने वाले पैसों से हम अपना गुजारा भी चलाएंगे और धीरे धीरे पैसों को जमा करके हम लोग अपना घर भी सरपंच से वापस ले लेंगे। बहुत अच्छी तरकीब है बहू तेरी, तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर चाय की दुकान चलाते हैं और उससे मिलने वाले पैसों से घर का गुजारा और साथ ही साथ धीरे धीरे पैसों को जमा करते हैं। और वहीं शोभा के तीनों बेटे भी मजदूरी का काम करके पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद कुछ महीनों की मेहनत से जमा किए पैसों से वो लोग अपना घर सरपंच से वापस ले लेते हैं और खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं।